हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार हमारे यूट्यूब चैनल आर्टिस्ट कलम में। दोस्तों, आज के वीडियो हम लोग देखेंगे बेसिक्स ऑफ ज्योमेट्री, क्योंकि ये एडवांस मैथ्स की क्लास होने वाली है और हम लोगों ने प्रॉमिस किया था, लेकिन वो थोड़ा सा एक डिले हो गया। थोड़ा सा हम लोग बिजी थे और सिस्टम में भी थोड़ा अपग्रेड कर रहे थे, लेकिन अभी भी सिस्टम जो है वो उस प्रकार से काम नहीं कर रहा है जैसा मैंने एक्सपेक्ट किया था। क्योंकि मैंने थोड़ा सा अभी इस सिस्टम पे काफ़ी सारे वीडियो शूट करे, लेकिन वहाँ पे रिजल्ट जो है वो बिल्कुल नहीं आ पा रहा है, ठीक है ना। लेकिन फिर भी मैंने कहा चलो देखते हैं, फिर हम लोगों ने फिर भाई व्हाइट बोर्ड पे ही आना पड़ा। ऑफकोर्स सी बात है कि फिर तो करना पड़ेगा, लेकिन कुछ तो है, ठीक है। तो चलिए फिर हम लोग आज स्टार्ट करते हैं बेसिक्स ऑफ ज्योमेट्री, क्योंकि आज हम लोग ने ज्योमेट्री जैसे हम लोगों ने अर्थमेटिक की क्लास डाली थी बेसिक ऑफ अर्थमेटिक में, ठीक है ना, जिसमें हम लोग ने बेसिक ऑफ नंबर सिस्टम पढ़ा था, क्योंकि हम लोग उसको अर्थमेटिक को नंबर सिस्टम से स्टार्ट करने वाले थे और इसको हम लोग करने वाले थे स्टार्ट ज्योमेट्री से। तो हम लोग आज पढ़ेंगे बेसिक्स ऑफ ज्योमेट्री के बारे में, ठीक है ना। तो चलिए हम सबसे पहले हेडिंग डाल देते हैं बेसिक्स ऑफ ज्योमेट्री। और ये हमें मालूम है कि काफ़ी सारे बच्चों की प्रॉब्लम होती है इसमें बेसिक ज्योमेट्री में, ठीक है ना, क्योंकि उन्हें बहुत हार्ड लगता है, क्योंकि नाइन्थ टेंथ में पढ़ने के लिए मिलती है। उस टाइम पे बच्चों को उतनी समझ नहीं होती है और फिर वो लोग समझते हैं कि शायद काम चल जाएगा ऐसे, लेकिन फिर वो बाद में जब कॉम्पिटिटिव में बैठते तब उन्हें पता चलता है, अरे ये तो पहले भी बातें थी। उस टाइम पे हम लोग जो है टीचर्स लोग फैकल्टी लोग वहाँ पे प्रूव करके बकायदा दिखाते थे पूरा पूरा कि यहाँ इस प्रकार से ये चीज़ें होती हैं, बच्चों को एक एक करके डिडक्टिव रीजनिंग के द्वारा समझाते थे, लेकिन फिर भी वो लोग समझते नहीं थे, ठीक ना। लेकिन अब जब वो बैठते हैं तो उन्हें पता चलता था कि अरे यार सर तो ये तो बहुत पहले भी पढ़ाया करते थे। तो वही चीज़ें छोटी छोटी बातें, वही 9th 10th का सिलेबस है, वही हमें पढ़ने के लिए मिलता है, बस थोड़ा सा लेवल में है, जो पूछने के तरीका होता है उसको हम लोग बदलते हुए चले जाते हैं, ठीक है ना। आप लोग भी समझ सकते हैं थोड़ा सा क्या है कि हमारे पास एक होता है एकेडमिक लेवल जिसमें, ठीक है, और एक हमारा होता है कॉम्पिटिटिव लेवल। एकेडमिक लेवल में बुद्धि थोड़ी सी चेक की जाती है कि बुद्धि जो है वो किस प्रकार से काम कर रही है तुम्हारा, है ना, किस प्रकार से तुम एकदम बाकायदा उस चीज़ को अच्छे से एक्सप्लेन कर पा रहे हो या नहीं। लेकिन जो हमारे पास कॉम्पिटिटिव वाला माहौल होता है उसमें हम लोग चीज़ों को देखते हैं कि किस प्रकार से जो बुद्धि है वो इतनी विकसित तो हो ही चुकी है, अब वो बुद्धि उस प्रकार से सोच पा रही है जिस प्रकार से मैंने इस क्वेश्चन को बनाते हुए सोचा था। ये चीज़ होती है, ठीक है ना। तो थोड़ी सी बातें होती है, लेकिन वो हम लोग समझते हैं, उसको आगे चलते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ये ज्योमेट्री जो कि मेरा पर्सनली फेवरेट बहुत है, क्योंकि ये मैं मुझे बहुत अच्छा लगता है ज्योमेट्री, ठीक है। अब यहाँ पे देख लेते हैं सबसे पहले इस ज्योमेट्री के बारे में। तो सबसे पहले इसमें ज्योमेट्री में जो है वो ये दो वर्डों से मिलकर बना है, जियो प्लस मैट्री, ठीक है ना, जियो और मैट्री। तो इस जियो का मतलब होता है लैंड अथवा अर्थ, अर्थ, जबकि इस मिट्टी का मतलब होता है हमारे पास मीज़र। यानी कि यहाँ से हम लोग समझ सकते हैं कि यानी कि जो ज्योमेट्री यानी कि जियो का मीन्स क्या होता है, लैंड, ठीक है ना, और इस अर्थ यानी कि लैंड अथवा अर्थ बोलते हैं, और मेट्री का मतलब होता है मेजर यानी कि मापना, है ना। तो यानी कि यहाँ से हम लोग समझ सकते हैं कि जो ज्योमेट्री शुरुआत में आया था ना, ज्योमेट्री वो केवल किस प्रकार से था, केवल वहाँ पे नापने के रूप में किया जा रहा था इसका यूज, यानी कि भूमि को नापने के रूप में यूज किया जा रहा था, ठीक है। फिर धीरे धीरे करके बच्चों वहाँ पे लोगों के बीच में जागरूकता स्टार्ट हुई, फिर उन्होंने समझा इस चीज़ को, ठीक है। फिर आगे और अच्छे तरीके से इसको मैनेज के रूप में रखा गया, ठीक है। अभी हम उसके बारे में बात करेंगे, पहले ये समझ लीजिए आप लोग, ठीक है ना, जियो और मैट्री। अब जैसे हमारे पास इसका आया तो यानी कि हमसे समझ गया कि यानी कि इसका जो शाब्दिक अर्थ है वो किस प्रकार से निकलता है, यानी कि अर्थ मेजरमेंट पे, अर्थ मेजरमेंट, अर्थ मेजरमेंट, अर्थ मेजरमेंट पे, ठीक है ना। यानी कि हमें जहाँ तक की बातें हैं तो वो केवल ज्योमेट्री का जो है वो केवल अर्थ मेजरमेंट के रूप में शुरुआत में किया गया था, और जिसका यूज आज से समथिंग 3000 बीसी पे देखा गया था, और वो भी किस में, इंडस वैली सिविलाइजेशन में, इंडस वैली सिविलाइजेशन में, ठीक है। आप लोग कह रहे होंगे आज तो पूरा प्योर प्योर इंग्लिश ही इंग्लिश हो रहा है, नहीं ऐसी बात नहीं है कोई, ठीक है ना। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा इस बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है ना। अब क्या है कि 3000 वैसे यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन, यानी कि जिसे हम लोग इंडस वैली क्या है, सिंधु घाटी, और सिविलाइजेशन यानी सभ्यता, यानी कि इसका सबसे पहला यूज जो देखा गया था वो सिंधु घाटी सभ्यता में देखा गया था, सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता। अच्छा, ये बीसी और एडी तुम्हें बहुत बार मिला होगा, बीसी और एडी। इस बीसी और एडी का मतलब क्या होता है हम लोग समझ सकते हैं, ठीक है ना। बीसी है ना, और एक हमें पास मिलता है एडी, ठीक है। यानी कि इस बीसी का पूरा फुल फॉर्म होता है बिफोर क्रिस्ट, और इस एडी का मतलब होता है पूरा एनो डोमिनी, ठीक है ना। यानी कि इसका मतलब क्या रखा गया है, तो जो हमारे ईसा मसीह थे, ईसा मसीह उनका जो जन्म था, उनका जो जन्म हुआ था उस साल को हमने बोला था जीरो, यानी कि वो जीरो ईयर है, यानी कि किन की, ईसा मसीह के जन्म की। उससे पहले जितना भी हमने काम किया है वो सारा बीसी में दिखाते हैं हम लोग, और उनके बाद जो काम हो रहा है अभी वो सब एडी में दिखाते हैं। यानी कि अगर हम बात करें तो अभी जो चल रहा है वो 2023 चल रहा है, 2023 चल रहा है। इसका मतलब है कि आज से यानी कि 2023 साल पहले ईसा मसीह का जन्म हुआ था, ईसा मसीह का जन्म हुआ था वो 2023 साल पहले। और सबसे पहला जो यूज देखा गया था इसका 3000 बीसी में देखा गया था, यानी कि हम लोग समझ सकते हैं यानी कि 3000 ये और प्लस कर दो, यानी कि समथिंग 5023, यानी कि 5023 साल हो चुकी हैं ज्योमेट्री के यूज को हुए हो,
समझ सकते हो, इतनी पुरानी श्रृंखला है ये। और फिर भी हम लोग आज जो है तब भी बच्चों को पता नहीं क्यों दिक्कत आती है। लोग हमें तो ये नहीं समझ में आता है कि लोगों ने बनाया है, लोगों ने नई नई चीज़ों को बना के यहाँ पे बिल्कुल प्रस्तुत कर दिया है, नई नई चीज़ों को उठा के, और हम लोग वही चीज़ों को नहीं पढ़ पा रहे हैं। दिमाग तो उनके पास था, हमारे पास भी है, लेकिन थोड़ा सा यूज़ करो। जब तक यूज़ नहीं करोगे तब तक इसका क्या करोगे। ये मेरा भी डायलॉग होता है कि ये दिमाग एक ऐसी चीज़ है जिसे आप जितना यूज़ करेंगे वो उतना ही बढ़ता है, ठीक है ना। बिल्कुल बात है, वही सही है, ठीक है। अब बात सुनो, यानी कि इस प्रकार से हमने इसका थोड़ा सा समझा यूज। तो सबसे पहले यानी कि अगर हम बात करें तो यानी कि अच्छा, इतने से पहले हम लोगों ने किसने जो है सबसे पहले ज्योमेट्री का अध्ययन जो है स्टार्ट किया था, तो वो लोग थे इजिप्ट के। इजिप्ट के सबसे पहले जो, यानी कि अगर हम देखें तो किन्होंने किया था, इजिप्टियंस ने किया था। इजिप्टियंस ने किया था, जिन्हें हम लोग हिंदी में बोलते हैं मिस्रवासियों। यानी कि सबसे पहले मिस्रवासियों के रूम में देखा गया था इसका यूज। यानी कि सबसे पहले अगर ज्योमेट्री का किसी ने अध्ययन किया है तो वो पहले नंबर के थे इजिप्टियन, ठीक है। दूसरे नंबर पे जो हमारे पास दूसरे नंबर पे आए वो आए बेबुलियन, ठीक है ना, वेवुलियंस आए, वेविलियंस, ठीक है। और उसके बाद में लास्ट में आए हमारे पास ग्रीक के लोग, ग्रीक के लोग, है ना, ग्रीस, यानी ग्रीस बोलते हैं सब पूरा, है ना, ये वाला पार्ट होता है, और ग्रीक इसे बोलते हैं ऐसे, ठीक है, ये वाली। यानी कि ये हमारे पास श्रृंखला है, इस प्रकार से हमारे पास यूज जो है ज्योमेट्री का यूज मिला है, ठीक है। तो यानी कि हमारे पास जो बेसिक ऑफ ज्योमेट्री है, यानी कि जिसमें हमने लोगों ने बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले किसने यूज किया, इजिप्टियंस लोगों ने सबसे पहले जो है ज्योमेट्री में अपना कदम रखा। उसके बाद में बेबुलियंस आए और उसके बाद में ग्रीस आए, ठीक है ना। अब बात सुनो, हम आपको जो बताने वाले हैं, जो इजिप्टियंस और बेबुलियंस रहे हैं, ये दोनों लोग, ये दोनों लोग इन्होंने क्या किया, केवल ज्योमेट्री को, यानी कि हम लोग क्या कह सकते हैं, इस वाली क्लास जो हमारे बेसिक ऑफ ज्योमेट्री, इसको हम लोग हिस्ट्री ऑफ ज्योमेट्री भी डाल देते हैं, क्योंकि इसमें मिक्सर है, ठीक है ना। अब बात सुनो, ये जो इजिप्टियंस और बेबुलियंस थे, इन लोगों ने क्या किया, इस पे काम तो बहुत अच्छा किया, और इसके बाद में इन्होंने एक सिस्टमेटिक कैसा दिया, सिस्टमेटिक साइंस के रूप में इसे जाना। सिस्टमेटिक साइंस क्या मतलब क्या है कि नहीं, इन्होंने एक व्यवस्थित ढंग से एक विज्ञान के रूप में इसका यूज किया, बस अपना काम हुआ। जैसे उन्होंने कहा कि यहाँ से हमें यहाँ तक एक जमीन नापनी है, और इसका ये वाला पार्ट है, ये एरिया इसका इतना पिरामिड है, ये बनेगा, ये बनेगा, मतलब इन्होंने जो अपना काम यूज हुआ बस अपना काम किया और उसको ख़त्म, बस उसके बाद में नहीं, जैसे अपना काम निकल गया बस बहुत है, ये चीज़ किया इन्होंने, ठीक है। तो इसलिए इनके लोग इनके लिए जो ज्योमेट्री था वो एक सिस्टमेटिक साइंस के रूप में था। लेकिन जबकि ग्रीक के लोगों ने उस पर काम किया। अच्छा, उन्होंने कहा कि जैसे हमें प्रॉब्लम आ रही है, शायद फ्यूचर में कभी किसी को प्रॉब्लम आए और वो इन चीज़ों से देख के अच्छी तरह समझ पाए। तो इन्होंने जो ग्रीक के लोगों ने क्या किया, इस ज्योमेट्री को एक अच्छे सिस्टमेटिक वे में रखा, एक अच्छे से सिस्टमेटिक वे में रखा, और ये हमारे पास कहलाती है ग्रीस, है ना। यानी कि ये ग्रीक के लोग जो हैं, इन्होंने अच्छे तरीके से उसको सिस्टमेटिक वे में रखा। इसीलिए यहाँ के जो लोग थे यहाँ के, तो उन्होंने क्या किया, इसको सिस्टमेटिक मैनर्स के रूम में व्यवस्थित किया है इसको। और जबकि इन्होंने लोगों ने क्या किया कि वो सिस्टमेटिक साइंस के रूम में जाना, अपना काम किया, बस खत्म। और इन्होंने क्या किया, अपने काम को भी तो निकाला, साथ में उस पर एक थीसिस रखी, और जिससे लोगों को भी अगर कभी प्रॉब्लम आई तो उन्होंने वो देख के उसका अपना काम यूज किया। और यहीं ग्रीक थे, यहीं ग्रीक के एक मैथमेटिशियंस थे, इस ग्रीक के ही एक मैथमेटिशियन थे, यानी गणितज्ञ बोलते हैं जैसे, ठीक है, गणितज्ञ बोलते हैं, मैथमेटिशियन थे, जिनका नाम था यूक्लिड, जिनका नाम था यूक्लिड, यूक्लिड। और ये वहाँ के यानी कि ग्रीक के एक मैथमेटिशियन थे, और यहाँ पे मैथमेटिशियन तो ये अपने आप में अभी हो गए, लेकिन फिर क्या हुआ था, जब ये अपने आप में जब वहाँ पे यूज कर रहे थे, यानी कि वहाँ पे रह रहे थे, जब वहाँ पे कर रहे थे काम अपना, तो ये एक मैथ्स टीचर थे, ये एक मैथ्स टीचर थे, ये एक मैथ्स टीचर थे। और इन्होंने क्या किया, फिर इस सिस्टमेटिक साइंस जो यानी कि ये लोग जो यूज कर रहे थे, इन्होंने सिस्टमेटिक मैनर के रूम में लिया, और उस सिस्टमेटिक मैनर के रूम में जिन्होंने ये लोगों ने थीसिस रखी है, उन थीसिस को इकट्ठा किया, और इन थीसिस को इकट्ठा करके एक अपने तरीके से एक ज्योमेट्री को पेश किया। और यही कारण है कि इन्हें जो है वो फादर ऑफ ज्योमेट्री के रूम में जाना जाता है, फादर ऑफ ज्योमेट्री के रूम में जाना जाता है, इन्हें फादर ऑफ ज्योमेट्री के रूम में जाना जाता है। तो अगर कोई पूछे कि ज्योमेट्री के जनक कौन है, यानी कि ज्यामिति के जनक कौन है, ज्योमेट्री को हम लोग हिंदी में बोलते हैं ज्यामिति, तो ज्यामिति के जो जनक है वो कौन है, यूक्लिड है। तो इन्हीं यूक्लिड ने क्या किया, एक प्रकार से अच्छी तरीके से जो व्यवस्थित किया है, इन्हें रखा है। और इसीलिए ये जो ज्योमेट्री पढ़ते हो आज आप लोग, तो इस ज्योमेट्री जो है वो एक यूक्लिड्स ज्योमेट्री है, ये जो है वो यूक्लिड्स ज्योमेट्री है, इन यूक्लिड्स के द्वारा बनाई गई है। और इसी हम लोग जो यानी कि ये ज्योमेट्री पढ़ते हैं वो यूक्लिड की ज्योमेट्री को पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। अगर यूक्लिड की ज्योमेट्री पढ़ते हैं तो भाई इन्होंने अगर कुछ अच्छा खासा इसमें योगदान दिया है अपना, तो इनके बारे में कुछ ना कुछ इन्होंने भी स्थिति रखे होंगे, एक प्रकार से मैनर्स भी रखा गया होगा, तो वो चीज़ क्या क्या है वो भी हम लोग समझते हैं। तो इन्होंने क्या किया, हमने जैसे आपको बताया
कि ये फादर ऑफ ज्योमेट्री थे और इन्होंने एक मैथ्स टीचर थे। अब भाई कोई भी टीचर होता है, आप कभी भी देख लो, कोई भी फैकल्टी पढ़ा रहा है आपको, तो वो इस प्रकार से क्या करता है, एक बिल्कुल बाकायदा ब्रॉड तरीके से पूरे सिस्टमेटिक मैनर से हम क्या अपना कंटेंट निकालना, फिर वहाँ से रिसर्च करना, किताबें देखना, प्रीवियस ईयर देखना कि किस प्रकार से रखा गया है पूरे चीज़ को, यानी कि कहाँ कहाँ से इसकी चीज़ें यूज हुई हैं, 9 से स्टार्ट हुआ, 8 से स्टार्ट हुआ, तो उन चीज़ों को भी लिया, वहाँ से कोई भी हिस्ट्री बनी या किसी को भी थीसिस बने तो उनको भी इकट्ठा किया और इस प्रकार से एक प्रकार से सिस्टमेटिक वे में रखते हैं। तो इन्होंने भी क्या किया, इस पूरी सीरीज को मिलाया जो ग्रीस के लोगों ने की थी और इन्होंने अपने हिसाब से रखा और इन्होंने एक बुक का नाम दिया, ठीक है ना। इन्होंने की एक बुक निकली और जिसका नाम था एलिमेंट्स, ठीक है ना। एलिमेंट्स, भले एलिमेंट्स का शब्द अर्थ होता है अवयव, ठीक है ना, लेकिन इन्होंने अपनी किताब का नाम रखा एलिमेंट्स। और इसमें 13 चैप्टर थे। इसमें कितने चैप्टर थे? 13 चैप्टर थे, 13 चैप्टर। और प्रत्येक जो चैप्टर था, प्रत्येक चैप्टर जो था उसको हम लोग किसके नाम से जान रहे थे? उसको हम लोग बुकलेट के रूप से जानते थे। यानी कह सकते हैं हम लोग कि इनकी किताब में पूरी एलिमेंट्स के नाम की जो बुक थी जिसमें 13 चैप्टर थे और प्रत्येक चैप्टर बुकलेट कहलाया, तो हम कह सकते हैं कि एलिमेंट्स जो किताब थी वो 13 बुकलेट से मिलकर बनी हुई थी, है ना, क्योंकि प्रत्येक चैप्टर बुकलेट कह रहा था। और इनके क्या है, बुकलेट क्या होता है? पुस्तिका होती है, इस प्रकार के छोटे छोटे पन्नों में अगर व्यवस्थित किया तो उन्होंने क्या किया, 13 चैप्टर थे और प्रत्येक चैप्टर को बुकलेट कहा गया, यानी कि एक एक चैप्टर में उन्होंने रखा गया कि एक चैप्टर में उन्होंने किस प्रकार की डेफिनेशन दे दी, किसी प्रकार में एग्जाम्स दे दिया, पोस्टुलेट्स दे दी, उसके बाद में थ्योरम्स दे दी, फिर उसके बाद में एक बे में जो भी उनके पास के जो रिजल्ट निकले उनको रख दिया, है ना, इस प्रकार से रखा। अब अभी हमने कहा कि ये इस प्रकार से एलिमेंट्स की बुक थी, इन्हें बुकलेट को रखा गया 13 चैप्टर के रूम में, ठीक है। अब क्या हुआ कि जैसे इस प्रकार से ये पूरा डाटा कलेक्ट हुआ, तो इन्होंने क्या किया, थोड़ा सा आगे बढ़े उस पर और थ्योरम्स के बारे में थोड़ा सा डिफाइन किया। और इन थ्योरम्स को उन्होंने किस पे आधारित पे काम किया, अपनी दो चीज़ों पे, यानी कि यूक्लिड्स की जो डेफिनेशंस मिलती हैं वो तो डेफिनेशन मिलती हैं, इसके बाद में जो सबसे ज़्यादा यूक्लिड्स का जो यूज है, यानी कि जहाँ पे इन्होंने काम कराया है, जिस प्रकार से हम लोग पूरे मैथमेटिक्स को यूज कर पा रहे हैं, वो इनके बारे में जो सबसे जो अच्छी चीज़ें थी वो दो चीज़ें थी। एक था हमारे पास एक्सियम्स और एक हमारे पास था पोस्टुलेट्स। ये एक्सियम्स जो है इन्हें हम लोग हिंदी में बोलते हैं अवगृहित। अवगृहित क्या बोलते हैं? अवगृहित। और इन पोस्टुलेट्स को हम लोग बोलते हैं अविधारणाएं। अविधारणाएं, अवधारणा, ठीक है ना। तो यानी कि दो चीज़ें निकल के आती हैं यूक्लिड्स के नाम से, जो कि एक एक्सियम्स और एक पोस्टुलेट। इन्होंने डेफिनेशंस तो दी, वो अलग बात है, इन्होंने थीसिस दी, वो अलग बात है, लेकिन जो इनके द्वारा जो काम किया गया जो अच्छा खासा, वो इन दोनों पे काम किया गया था, एक्सियम्स और पोस्टुलेट्स पे, ठीक है। अच्छा, ये एक्सियम्स और पोस्टुलेट्स क्या होती हैं? इन्होंने क्या किया, जैसे इनके पास हमारे पास आया पार्ट, ठीक ना, तो इन्होंने क्या किया, जैसे ही अपने एक्सियम्स और पोस्टुलेट्स को रखा तो हम वापस क्या करने लगे कि उन चीज़ों को डिफाइन मानने लगे या किसी एग्जाम्पल के रूप में मानने लगे। तो यहाँ से क्या होता कि कभी हम जिस चीज़ को डिफाइन नहीं कर पाते, जैसे हम आपको कहें कि 1+1=2, तो अभी हमने थोड़ा सा थ्योरम से इस पर रिसर्च कर रहे थे तो इसका प्रूव कर सकते हैं, तो ये इसका जो प्रूफ है वो कई सारा बड़ा है, ठीक ना। तो उस चीज़ को या तो कई सारी बहुत चीज़ें बड़ी हो जाएं, क्यों बड़ी चीज़ें हो जाती हैं, जब हमने क्या किया, जैसे हमने कोई डिफाइन करना चाह पड़, तो वो डिफाइन किया, उसके बारे में कोई दो और बर्ड आ गए, उनको भी डिफाइन किया, फिर उनके अंदर और बर्ड्स आ गए तो उनको भी डिफाइन किया, इस प्रकार से एक चेन सी बन जाती है परिभाषाओं की। तो उस चीज़ को बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि एक प्रकार से शॉर्ट के रूप में पेश किया जाए तो हम लोग उन चीज़ों को अनडिफाइंड मान लेते हैं, यानी कि इनको अच्छी तरीके से डिफाइन नहीं किया जा सकता। और वही कारण है कि हम लोग क्या करते हैं, उन चीज़ों को अनडिफाइंड के टर्म के रूप में मान लेते हैं। जैसे पॉइंट है, पॉइंट एक अनडिफाइंड टर्म है, क्योंकि हम लोग पॉइंट को दिखाएंगे तो बहुत सारा, अब हम कोई कहता है कि एक पॉइंट जो है वो 0 रेडियस का होता है। भैया अगर 0 रेडियस का है तो अगर तुम उसको बनाओगे कहीं ना कहीं नैनोमीटर पे, को मीटर कुछ, यानी कि अगर हम बहुत छोटी छोटी यूनिट पे जाएँ तब तो कोई ना कोई रेडियस बनेगी। अच्छा, अब हम कहें कि एक पॉइंट जो होता है उसका कोई भाग नहीं होता है, लेकिन अगर जैसे तुमने पॉइंट बनाया तो कहीं ना कहीं उसने पार्ट किया है। अगर हम कहें कि पॉइंट जो है उसकी कोई डायमेंशन नहीं होती, ना तो लंबाई होती, ना चौड़ाई होती, ना ऊंचाई होती है, ये हम लोग पढ़ने के लिए मिलता है, 0 डायमेंशन होता है। लेकिन अगर हमने बनाया तो कहीं ना कहीं तो उसकी डायमेंशंस बनेगी, कहीं ना कहीं। अगर चलो मान लो 3D में नहीं हुआ तो कम से कम 2D में तो बनेगा, कुछ ना कुछ लंबाई बनेगी, कुछ ना कुछ चौड़ाई बनेगी, है ना। तो ये वाली बात होती है। तो इस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, अगर हम उनको डिफाइन करने लगे ना तो कई सारी वर्ड जो है वो प्रॉब्लम जो है वो बाहर निकल के आती हैं। तो इन चीज़ों, यानी कि डेफिनेशंस के रूम में, ठीक है। अब क्या होगा, तो इन चीज़ों को बचने के लिए क्या किया गया, यूक्लिड ने एक्सियम्स और पोस्टुलेट्स को रखा। अब ये एक्सियम्स और पोस्टुलेट्स क्या है, इनको भी समझ लो। एक्सियम जो है वो टोटल इन्होंने 7 दे रखी हैं, अपनी 9th की अगर बुक एनसीईआरटी उठाओगे तो वो 7 दे रखी हैं, ठीक है ना। अगर आप देख सकते हो तो वो 7 कौन कौन सी हैं, वो इस प्रकार से हमारे पास यहाँ से मिल सकती हैं, ये जो आपको नंबर वाइज रखी हुई हैं, ठीक है ना। इस प्रकार से आप लोग देख सकते हो ये सातों जो है वो एक्सियम से लिखी हुई हैं। अब क्या हुआ हमारे पास कि इस प्रकार से अभी जो पोस्टुलेट्स थी, ये पोस्टुलेट थी गिनती में 5 और वो 5 जो थी वो इस प्रकार से रखी गई हैं।
आप इन लोगों का स्क्रीनशॉट ले सकते हो और वहाँ से क्या है आप लोग लिख सकते हैं, जब नोट्स बना रहे होगे तो उसमें लिख लेना, ठीक है ना। तो एग्जाम्स जो थी वो 7 थी और जो पॉसिबिलिटी थी वो कितनी थी, 5 थे। अब ये जो एग्जाम्स है ना, एग्जाम ये पूरे मैथमेटिक्स में कहीं भी यूज हो सकती है। इसका मतलब क्या है कि मैथमेटिक्स के अगर हम ब्रांच के रूप में जान लें तो एलजेब्रा, ज्योमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री, कैलकुलस, है ना, इस प्रकार की जो ब्रांचेज हैं, ठीक है ना, अर्थमेटिक, इस प्रकार की जो ब्रांचेज हैं यानी कि कहीं भी यूज हो सकती हैं। कहीं भी एग्जाम जो है इन्होंने दी वो कहीं भी यूज कर सकते थे हम। लेकिन जो इन्होंने पॉस्टुलेट दी वो केवल ज्योमेट्री में ही यूज होती हैं। जैसे अगर हम आपसे कहेंगे ये लाइन ड्रॉ करो, तो वो लाइन कहाँ पे ड्रॉ करोगे आप, एलजेब्रा में तो लाइन ड्रॉ करोगे नहीं। एलजेब्रा में लाइन ड्रॉ करोगे नहीं, ड्रॉ करोगे तो किस में ड्रॉ करोगे, आप ज्योमेट्री में यूज करोगे। तो जितने भी ज्योमेट्री वाले जितने भी पार्ट होंगे वो सारे किस में यूज करेंगे, पॉस्टुलेट के आधार पर यूज होंगे। लेकिन अगर हम कहें एग्जाम्स की बात तो वो पूरे मैथमेटिक्स में कहीं भी हो सकते हैं, चाहे कोई सी भी ब्रांच उठाओ और कहीं भी लगा दो, ठीक है ना, समझ सकते हैं। अब जैसा कि आप अभी हमने जो एग्जाम्स लिखवाई आप देख सकते हैं, फिर दोबारा ये एग्जाम जो हमने आपको लिखवाई है ये 7, इसमें से देखो, इसमें से देखो अब लिखा है इसमें पूर्ण अपने भाग से बड़ा होता है, पूर्ण अपने भाग से बड़ा होता है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं यानी कि इसका बात क्या है कि पूर्ण यानी कि टोटल एक होल जो होता है वो अपने आप से यानी कि प्रत्येक पार्ट से बड़ा होता है। जैसे हमने मान लो कि एक्स था, ठीक है ना, या एक्स को भी छोड़ो, हम लोग एक नंबर में अर्थमेटिक के पहले रूप में जाते हैं। अर्थमेटिक अर्थमेटिक में क्या होता है, अंकों का ज्ञान होता है, ठीक है ना। अब हमने क्या किया, एक लिया, ठीक है, इस एक यानी कि इस एक रोटी था या कुछ भी मान लो एक पार्ट था और इसको हमने क्या किया, डिवाइड किया। तो हमने क्या किया, इसके 1/8, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8 यानी कि इस प्रकार के 8 हिस्से कर दिए, 8 हिस्से कर दिए इसके हमने उसी के पार्ट के, ठीक है ना। 3 तो 5 तो 7 और 1, ये रहा हमारे पास 8। तो हमने इस एक पार्ट के 8 पार्ट कर दिए। तो ये जो प्रत्येक पार्टों को अगर हम जोड़ दें, देखो अगर हम जोड़ें तो हमें मालूम है जब डिनोमीटर सेम होता है तो डिनोमीटर में वही आता है, और ऊपर के वैसे ही वैसे जुड़ जाते हैं। तो ये भी कितना हो गया 8, और 8 से 8 काटो कितना हो गया 1। तो सबसे पहली बात आती है कि पूर्ण जो है अगर हम उसके जो सारे भाग हैं उनको अगर मिला दें तो हमें पूर्ण मिल जाता है। सही बात है, क्योंकि इसको देखो जैसे हमने ऐड किया और हमारे पास 1 मिल गया। और देखो 1/8 से भी बड़ा होता है 1, सही बात है, 1/8 से भी बड़ा होता है, हाँ बिल्कुल सही बात है। तो पूर्ण अपने सभी भागों से कैसा होता है, बड़ा होता है। अब ऐसे ही अगर हम यहाँ पे x मान लेते हैं, मान लो x मान लिया है ना, अगर हमने मान लो यहाँ पे x ले लिया तो अब क्या होगा, अब हम इस x के पार्ट कर रहे हैं तो x में बढ़ने लगेगा, ये किस में बढ़ने लगेगा, x में बढ़ने लगेगा, हाँ बिल्कुल सही बात है, ये x में बढ़ने लगेगा। सारे पार्ट जो होंगे वो x में बढ़ जाएंगे, ठीक है, यानी कि इस x के हमने पार्ट कर दिए। अब ये x किस में यूज होता है, एलजेब्रा में, एलजेब्रा में क्योंकि अल्फाबेटिक ऑर्डर उसी में पढ़ते हैं। अब ऊपर वाले जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 8x हो जाएगा, कितना हो जाएगा 8x। इस 8 से 8 काटोगे कितना बचा तुम्हारे पास, x बचा। देखो भाई टोटल आ गया। और देखो ये x/8 यानी कि जो x होगा वो प्रत्येक पार्ट से बड़ा होगा, हाँ बिल्कुल बड़ा होगा। तो इस प्रकार की जो बातें यानी कि क्या है। और ये मान लो ये हमारे पास ए बी है, ये मान लो ए बी एक लाइन सेगमेंट था और इस पर हमने 2 पॉइंट मान लिया, मतलब एक ही पॉइंट चलो मान लिया, अभी हमने सी मान लिया इस पर एक पॉइंट सी, है ना। और ये जो सी है ना वो इसका मिड पॉइंट है, ध्यान देना, इसका मिड पॉइंट है। तो हमको लोग कह सकते हैं कि जो ए सी होगा वो बराबर होगा बी सी के, समझना। और ये वाला हम जो आपको बताना ना इसको, इसका और भी ज़्यादा यूज है, बहुत जगह यूज होगा इसका। तो आप लोग समझ सकते हैं कि हमने क्या कहा कि आपके पास एक हमने एक लाइन सेगमेंट बनाया, एक लाइन सेगमेंट बनाया जिसका ये सी जो है वो मिड पॉइंट है। अगर ये मिड पॉइंट है तो जितना ये पार्ट होगा वही इतना पार्ट होगा ये, यानी कि ए सी जो होगा वो बराबर हो जाएगा इस बी सी के, हाँ बिल्कुल सही बात है, ये ए सी जो होगा वो बराबर हो जाएगा इस बी सी के। अब अगर हम इस ए वी को डिफाइन करना चाहें, यानी कि इस ए वी को डिफाइन करना चाहें तो हम कहेंगे कि जो ए वी है ना वो बराबर है ए सी प्लस बी सी के, क्योंकि पूर्ण अपने भाग से बड़ा होता है और प्रत्येक पार्टों को अगर हम जोड़ेंगे तो पूर्ण मिल जाएगा। सही बात है, तो यानी कि ए बी जो होगा ये पूरा ए बी जो होगा वो ए सी प्लस बी सी के बराबर होगा। और अभी हम लोग पढ़ चुके हैं कि ए सी बराबर है बी सी के, तो या तो तुम ए सी को बी सी के साथ रिप्लेस कर दो या बी सी को ए सी के साथ रिप्लेस कर दो, तो तुम्हारे पास जो रिजल्ट आएगा ना ए वी बराबर, तो ए वी बराबर तुम्हारे पास रिजल्ट आएगा या तो ट्वाइज ऑफ ए सी या ट्वाइज ऑफ बी सी। सही बात है, तो आपके पास दो रिजल्ट निकल के आएंगे हमारे पास, या तो जैसे हमने ए सी बराबर बी सी लिखा और ए बी को हम लिख सकते हैं ए सी प्लस बी सी, यानी कि ये दोनों पार्ट हो गए। अब या तो आप ए सी को रिप्लेस कर दोगे बी सी से तो बी सी और बी सी कितना हो जाएगा 2 बी सी, या फिर बी सी को रिप्लेस कर दोगे ए सी के साथ तो ए सी और ए सी कितना हो जाएगा ट्वाइज ऑफ ए सी। तो यानी कि कभी भी अगर ये मिड पॉइंट है तो वहाँ पे जो टोटल वाला पार्ट होता है ना वो उनके पार्टों से 2 गुने के बराबर होता है, ये भी आप ध्यान रखना, ठीक है, क्योंकि इसका जो है वो ज्योमेट्री में यूज होगा। आगे भी हम लोग जब क्वेश्चंस कर रहे होंगे बीच में या कभी थ्योरम्स को प्रूव कर रहे होंगे तो वहाँ पे ये यूज करने के लिए हमें मिल जाएगा, समझ लेना ये बात, ठीक है। तो ये वाली पार्ट है, तो ये हमने इस प्रकार से जो हमारे पास है वो एग्जाम जो है यूज होती है हर पार्ट में, ठीक है ना। अब हम आप कहें कि पॉस्टुलेट्स जो आपको यहाँ पे दिखाई हमने, ये पॉस्टुलेट दिखाई थी 5 थी। अब इसमें देखो ऊपर लिखा क्या कि एक बिंदु से एक अन्य बिंदु तक सीधी रेखा खींच सकती है, एक अन्य बिंदु से दूसरे बिंदु तक एक सीधी रेखा खींच सकती है, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, ये हमारे मान लो एक बिंदु ये रहा और एक बिंदु एक रहा और हमने इन दोनों को आपस में मिला दिया
तो ये मिल गया। हाँ सही बात है, यानी कि सीधी रेखा खींच सकती है। अब बताओ, ज्योमेट्री में आपने लाइन बना ली, अलजेब्रा में लाइन बनाओगे? हाँ हेडिंग डालने के लिए बनाएंगे। अरे भैया हेडिंग डालने के लिए नहीं, हेडिंग डालने के लिए है कि किस प्रकार से हम लोग वहाँ पे ज्योमेट्री बनाएंगे, नहीं बनाएंगे। वहाँ पे कैसे दिखाते हैं, अलजेब्रा में अगर हमें कोई लाइन दिखानी होती है तो हम लोग उसके समीकरण को दिखाते हैं, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। ये हमारे पास हो गई एक लाइन। अगर हमें कोई लाइन उसमें दिखानी है ज्योमेट्री में, तो लाइन हम इस प्रकार से दिखाएंगे, लाइन इस प्रकार से दिखाएंगे। तो ये चीज़ें होती हैं। अब क्या है कि अब हम लोग क्या कर सकते हैं, तो जो हमारे पास पॉस्टुलेट्स होती हैं वो केवल ज्योमेट्री के ही अंदर यूज हो सकती हैं। अब इसमें जो दूसरी वाली ज्योमेट्री आप देख सकते हैं, इसमें लिखा है कि एक शांत रेखा को अनिश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है। अब अभी 9th का हमने पेपर रिसेंटली मैं पढ़ा भी रहा हूँ, तो 9th में जो है मैंने अभी पेपर करवाया था, तो वहाँ पे एक वो उसमें आया था एमसीक्यूज में क्वेश्चन कि यूक्लिड के द्वारा दी गई शांत रेखा किस प्रकार की होती है। और ऑप्शन थे एक रेखा, एक शांत रेखा, मतलब एक रेखा, एक रेखाखंड, एक किरण, और एक प्रकार से यहाँ पर दे रखा था प्लेन। यानी कि इस प्रकार की लाइनें दे रखी थी, 4 ऑप्शन थे, इनमें से कोई नहीं, प्लेन नहीं था, इनमें से कोई नहीं, ये 3 बार। अब भाई शांत रेखा, अब कई सारे बच्चों ने रेखा पे टिक लगाया, रेखा पे टिक लगाया, क्योंकि शांत रेखा और शांत रेखा को निश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है, उन्होंने समझा रेखा है तो उसको बढ़ा दिया। अब लेकिन उसके यूक्लिड के द्वारा जो दिया गया था शांत रेखा, वो एक लाइन सेगमेंट था, ये इस प्रकार का, जो जिसके दोनों एंड पॉइंट होते हैं ना, इसको हम लोग बोलते हैं लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट यानी कि रेखा खंड, ठीक है ना, रेखा खंड यानी कि रेखा का कोई भाग है तो हम उसको बोलेंगे रेखा खंड, ठीक है, रेखाखंड। अच्छा पहले हम लोगों ने लाइन को ऐसे दिखाया ना, ये गलत हो गया था, ठीक है, वहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन कर लेना। ये होती है लाइन जिसके दोनों तरफ एंड पॉइंट होते हैं और कहीं भी सारा बढ़ा सकते हैं, लेकिन जिसके अंदर मतलब एक्सटेंडिंग पॉइंट होते हैं, और जिधर हम क्या करते हैं, इनकी पॉइंटों को फिक्स कर दें, मान लो यहाँ पे भी और ये दोनों फिक्स कर दिए, तो ये बन जाता है लाइन सेगमेंट। ये क्या बन जाता है, लाइन सेगमेंट। अब क्या हुआ कि जैसे ये लाइन सेगमेंट बना, हमारे पास रेखाखंड बना, ठीक है, समझ लिया। और इस प्रकार से जैसी लाइन सेगमेंट बना, तो यानी कि इसको शांत रेखा, यानी कि इसको बढ़ा भी सकते हैं हम लोग, जब जरूरत पड़ेगी तो हम लोग इसको भी बढ़ा सकते हैं। तो यही यूक्लिड ने कहा था, और वहाँ पे सभी लोगों ने रेखा पे टिक कराया, जबकि उसका करेक्ट ऑप्शन था रेखा खंड, ठीक है ना। तो इस प्रकार के एमसीक्यू क्वेश्चन जो हमें निकल के आते हैं बार बार, और ये कहीं और का नहीं, हमें सिलेबस जो मिलने मिलता है ये मिलता है, सभी से मिलता है, ठीक है ना। तो ये चीज़ें बात हो गई। अब इसमें जो लास्ट वाली है, ये जो लास्ट वाली है, देखो जो लास्ट वाली है, फिफ्थ वाली, ये इंपॉर्टेंट है सबसे ज़्यादा, ये इंपॉर्टेंट है। और ये इंपॉर्टेंट कैसे है, आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे ये हमने अब क्या करेंगे, इस हम पूरे पे दिखाएंगे आपको, और वहाँ से हम लोग रिजल्ट को है वो निकालेंगे, ठीक है। तो देखो इसकी जो पार्ट वाला है, तो सबसे पहले देखो क्या लिखा है, यदि दो सीधी रेखाओं पर, यानी यदि एक रेखा दो सीधी रेखाओं पर इस प्रकार गिरे कि इसके अंतःकोण, यानी कि दोनों जो अंतःकोण मिलने वाले हैं वो दो समकोणों से कम हो। अभी देखो इससे ऊपर वाली देखो, ये समकोण, पृथ्वी समकोण एक दूसरे के बराबर होते हैं, पृथ्वी समकोण एक दूसरे के बराबर होते हैं। अगर समकोण होता कितना है भैया, समकोण को हम लोग इंग्लिश में मतलब इंग्लिश में क्या बोलते हैं, राइट एंगल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, राइट एंगल, राइट एंगल बोलते हैं। और ये राइट एंगल कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का। डिग्री में देखें तो 90 डिग्री, रेडियन में देखें तो पाई/2 है ना, और अगर हम उसको ग्रेड में देखें तो 100 ग्रेड के बराबर है। ये ग्रेड हमने तो नया सुन लिया, ये ग्रेड, तो ग्रेड कोई बात नहीं, हम लोग सिखाएंगे, और जब हम लोग आगे पढ़ रहे होंगे जब एंगल, तो वहाँ पे हम आप लोगों को सिस्टम भी सिखाएंगे मेजरमेंट करने के किसी एंगल को, तो वहाँ पे हम लोग आपको डिफाइन करेंगे। तो अभी केवल इतना समझ लो कि जो राइट एंगल होता है वो डिग्री में देखें तो 90 डिग्री के बराबर, रेडियन में देखें तो पाई/2 के बराबर, और ग्रेड में देखें तो 100 ग्रेड के बराबर होता है, ठीक है, अच्छी बात है। अब हम लोग क्या करेंगे, जैसे राइट एंगल हमने कहा कि सभी राइट एंगल बराबर, तो इसमें आ रहा था दो अंतःकोण, दो अंतःकोण, ठीक है ना, दो अंतःकोण, ठीक है। अब क्या होगा, दो अंतःकोण जैसे हमने लिए, यानी कि दो अंतःकोणों के योग जो है वो दो समकोणों से कम हो, अंतःकोणों के योग जो है वो दो समकोणों से कम हो, तो दो समकोणों का मतलब क्या हो गया, 2 × 90, यानी कि बराबर कितना, 180 से कम, 180 से कम। तो ये लाइनें आगे जाके उधर साइड मिलेंगी, जहाँ पे ये दोनों कैसे बन रहे होंगे, जहाँ पे इन दोनों का एंगल जो है वो 180 से कम होगा। कैसे, हम लोग इसको मिटाते हैं और फिर इसके बारे में आपको दिखाते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले हमारे पास जो लास्ट वाली थी, लास्ट वाली क्या थी, यदि एक सीधी रेखा दो सीधी रेखाओं पर इस प्रकार गिरे, दो सीधी रेखाओं पर इस प्रकार गिरे कि इसके दो अंतःकोणों का योग जो है, ये अंतःकोणों का जो योग है वो 180 डिग्री से कम हो, यानी कि इन दोनों को अगर हम कोणों को योग करें, इन दोनों कोणों का अगर हम योग करें, और वो ये मान लो यहाँ पे इस प्रकार से, ये भी जो भी एंगल है इन दोनों, यानी कि इन दोनों का जो योग है, इन दोनों का जो योग है वो लेस देन हो, कैसा हो, कम हो, किससे कम हो, 180 डिग्री से। देखो ये आप सभी लोग समझते होंगे, ये लेस देन का साइन, ये 180 से कम है। तो अगर ये 180 से कम है, तो अगर हम इन लाइनों को आगे बढ़ाएं, इन लाइनों को अगर हम आगे बढ़ाएं, ठीक है, इन लाइनों को अगर हम आगे बढ़ाएं थोड़ा सा, और इसको हम लोग आगे बढ़ाएं, तो ये निश्चित रूप से आगे बढ़ाए जाने पर उसी ओर मिलती हैं,
उसी ओर मिलती हैं जिस तरफ ये 180 डिग्री से कम होता है। तो बात सुनो, 180 डिग्री से कम है तभी इधर ही मिली। भाई ये तो फैलेगा, अगर हम इसको देखें तो ये तो फैलेगा, लेकिन जबकि ये जो है इस प्रकार से जाएगा, इस प्रकार से, और कहीं एक जगह पे जाके मिल जाएगा। तो ये हमारे पास कहलाई थी ये इन्होंने दिया था, ये हमारे पास कहलाती है इक्लूड की पांचवी अपग्रेड। जब हम लोग 9th में होते हैं ना, इंट्रोडक्शन ऑफ यूक्लिड ज्योमेट्री, उसी में है, तो वहाँ पे हम लोग को सीरियल वाइज याद करना पड़ता है, सीरियल वाइज। तो ये पांचवी अवधारणा है जिसके दौरान इन्होंने बताया था यूक्लिड ने। अब क्या है कि एक प्लेफेयर नाम के एक आए, ठीक है ना, प्लेफेयर्स एक्सिम्स, प्लेफेयर्स एक्सियम, ठीक है ना, एग्जाम्स भी नहीं कहेंगे इनको, पोस्टुलेट पे प्लेफेयर्स पोस्टुलेट, ठीक है ना, पोस्टुलेट थी ना कि क्योंकि ये भाई किस में यूज होती है, केवल ज्योमेट्री में यूज होती है, प्लेफेयर्स पोस्टुलेट, यानी कि ये प्लेफेयर उनका नाम है और पोस्टुलेट में अभी बता ही चुके थे अवधारणा होती है। तो प्लेफेयर्स पोस्टुलेट ने क्या किया, उन्होंने इसको थोड़ा सा करेक्शन किया और उन्होंने कहा कि अगर ये 180 डिग्री से, ये 180 डिग्री से छोटा ना होकर ये बराबर हो जाए 180 डिग्री के, उन्होंने क्या कहा कि ये 180 डिग्री के से छोटा ना होकर ये उसके बराबर हो जाए। मान लो ये हमारे पास लाइनें थी, ये 180 डिग्री के बराबर, तो 180 डिग्री बराबर उन्होंने ऐसे दिखाया। कैसे दिखाया कि भाई ये हमारे पास लाइन रही ये, और ये देखो ये और ये, इन दोनों का अगर हमने ऐड किया, इन दोनों को अगर हमने ऐड किया और ये बराबर होगा किसके, 180 डिग्री के, ये 180 डिग्री के, तो आप इसको अनंत तक बढ़ा ले जाए, ये कहीं नहीं मिलने वाली, ये कहीं नहीं मिलने वाली, यानी कि इनको ऐसे करिए इस प्रकार से, कहीं भी बढ़ा ले जाओ, इनकी दोनों के बीच की दूरी जो होगी वो सेम रहेगी, इन दोनों के बीच की जो दूरी रहेगी वो सेम रहेगी। चलो इसको तुमने ऐसे देख लिया। अब बात सुनो, अगर हम इसको एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, तो ये देखो 90 और ये भी कितना 90, ये भी 90, ये भी 90, दोनों को जोड़ो 180 बराबर हो गया, ठीक है। अगर परपेंडिकुलर हाइट है तो वो कहीं भी नहीं मिलेगी, और ये परपेंडिकुलर हाइट है कहीं भी नहीं मिलेगी, तो ऐसी रेखाओं को हमने इसको नाम दे दिया, मान लो एल, अगर इसको नाम दे दिया एम, तो ये एल पैरेलल हो जाएगा एम के, यानी कि एल जो है वो समांतर रेखा हो जाएगी। ये कहलाती हैं समांतर रेखाएं। बे रेखाएं जो एक दूसरे को कहीं भी प्रतिच्छेद नहीं करती हैं, कहीं भी नहीं काटती हैं, तो वो कहलाती हैं क्या, क्या कहलाती हैं, वो लाइन कहलाती हैं समांतर रेखाएं। और इस लाइन जो हमारे पास ये मिला, ये मान लो हमने इसको टी से दिखा दिया, तो ये लाइन कहलाती है हमारे पास ट्रांसवर्सल लाइन, ट्रांसवर्सल लाइन, ट्रांसवर्सल लाइन, यानी कि तिर्यक रेखा, तिर्यक रेखा, है ना। और जब तिर्यक रेखा समांतर रेखाओं पर गिरती है तो 4 प्रकार के एंगल बनते हैं, आगे बढ़ाएंगे हम लोग जब पढ़ेंगे, बिल्कुल, है ना। लेकिन अभी हम बेसिक्स की बात कर रहे हैं, तो उस बेसिक्स में हमने ये समझा। अब बात सुनो, अब ये यानी कि हमने बताया था कि इनको आगे आप बढ़ाओगे तो कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, कहीं भी प्रतिच्छेद नहीं करेंगे। तो यहाँ से पहले 2 बार समझ लो, ये बहुत ज़्यादा यूज होंगे, 2 वर्ड यूज होंगे, कौन कौन से, एक तो होगा तुम्हारे पास इंटरसेक्ट और एक होता है हमारे पास बाइसेक्ट, बाइसेक्ट, एक तो होगा हमारे पास इंटरसेक्ट और एक होता है हमारे पास बाइसेक्ट। इंटरसेक्ट को हम लोग हिंदी में बोलते हैं प्रतिच्छेद, जबकि बाइसेक्ट को हम बोलते हैं समुद्रवाज। ठीक है, तो प्रत्येक बाइसेक्ट जो होता है, प्रत्येक बाइसेक्ट जो होता है वो इंटरसेक्ट होता है, प्रत्येक बाइसेक्ट जो होता है वो इंटरसेक्ट होता है, यानी कि अगर बाइसेक्ट होगा तो मान लो वो कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करेगा। लेकिन प्रत्येक इंटरसेक्ट बाइसेक्ट होता है ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि इंटरसेक्ट जो है वो कहीं भी काट सकता है लाइन को, कहीं भी लाइन को या किसी भी रेखा को, किसी भी, ठीक है, रेखाखंड को, किसी भी एंगल को, कोई भी हो सकता है, इंटरसेक्ट कर सकता है, इंटरसेक्ट कर सकता है। लेकिन ये बाइसेक्ट क्या होगा, उसे इंटरसेक्ट तो करेगा, काटेगा तो, लेकिन काटने के बाद उसे 2 बराबर पार्ट्स में डिवाइड कर देगा, तो वो कहलाता है। जैसे हमारे पास हमने मान लो ये लाइन थी, ये लाइन, ठीक ना, और ये लाइन इसको काट गई, ये लाइन इसको काट गई, तो ये जो लाइन है अभी, ये जो लाइन है, इनको हम लोग आपस में इंटरसेक्टिंग लाइंस बोलेंगे, काट रही हैं, ठीक है, ये काटेंगे, तो इंटरसेक्टिंग लाइंस है। और अगर हम इसको, ठीक है, तो ये इंटरसेक्ट हो गया तो कहीं ना कहीं काट रहा है, देखो इधर साइड पार्ट बहुत ज़्यादा, इधर साइड पार्ट बहुत कम है ना। अब ये यहाँ पर इस लाइन है, ये इस प्रकार से, और ऐसा काटा इन्होंने, ऐसा काटा इन्होंने किस प्रकार से कि मान लो ये वाला जो पार्ट है ना वो इसके बराबर है, इसके बराबर है, तो हम लोग क्या करेंगे, इस चीज़ को इंटरसेक्ट तो बोलेंगे और साथ में हम लोग बाइसेक्ट भी बोल देंगे कि हाँ इसको ये बाइसेक्ट भी कर रही है। क्यों, क्योंकि इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया उसने, है ना। जैसे हम लोग मीडियन में, अगर कोई ट्रायंगल है ना, ट्रायंगल, कोई ट्रायंगल होता है, और इस ट्रायंगल की अगर कोई मान लो मीडियन ड्रॉ करते हैं, तो बेसिक ये सीधी नहीं होती, बिल्कुल कोई बात नहीं, लेकिन ये इसको बराबर बराबर 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देती है। मान लो एक हमारे पास एक ट्रायंगल है एबीसी और इसको डी पार्ट्स में डिवाइड, यानी काट गया, तो यानी कि हमारे पास जो बीडी होगा वो बराबर होता है डीसी के, ये मीडियन कहलाती है उसकी, माध्यिका। तो यानी कि माध्यिका क्या करती है, सामने वाली को अपोजिट वाली जो साइड होती है उसको 2 बराबर पार्ट्स में डिवाइड कर देती है, तो ये हमारे पास क्या कहलाती है, बाइसेक्ट भी कहलाती है। तो एडी के साथ लिखते हैं हम लोग, एडी बाइसेक्ट द बीसी, है ना, क्योंकि वहाँ पे वो समद्विभाजित भी कर रही है उसे, ठीक है ना। अभी आगे पढ़ेंगे, सब चीज़ें पढ़ेंगे, लेकिन हम थोड़ा सा बेसिक्स के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं और किस प्रकार से ये चीज़ें होती हैं,
ठीक है। अब क्या हुआ, तो हमने यहाँ पे तो आपको बता दिया इंटरसेक्टर और बाइसेक्टर के बारे में, क्योंकि यहाँ पे ये इस प्रकार से हमें चीज़ें जो है वो ध्यान आई तो हमने वो आपको बता दिया। अब बात सुनो, जैसे हमारे पास क्या हम लोगों ने किसकी बात कर ली, ज्योमेट्री की बात कर ली, है ना। ज्योमेट्री की बात की बेसिक्स में किस किस की, यानी कि ज्योमेट्री कहाँ से आई है, किस प्रकार से ली गई है, इसका यूज क्या था पहले, है ना। और किन्होंने सबसे पहले अध्ययन किया था, फिर किसने अध्ययन किया, कौन इसके फादर हैं, उन्होंने किस प्रकार से डिफाइन किया इस चीज़ को, क्या उनकी बुक रही है, क्या उनकी बुकलेट रही हैं, क्या उनकी एग्जाम्स रही हैं, क्या उनके पॉस्टुलेट्स रही हैं, फिर उनके पॉस्टुलेट्स में कोई क्या सुधार आई है, तो वो चीज़ें ही नहीं। तो ये प्लेफेस की एग्जाम्स थी, पॉस्टुलेट थी, एग्जाम्स भी हो सकते हैं, ठीक है, थोड़े बहुत भागों में, क्योंकि एग्जाम जो होती है वो कहीं भी हो सकती है, इसलिए हम पॉस्टुलेट्स को एग्जाम्स भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। अब ये देखो, ये वाला पार्ट जो है हमारे पास इसमें यूज हो जाएगा, हो गया। अब क्या होता है कि हमारे पास अभी एक सवाल, जैसे एक दूसरा सवाल आया, जैसे अभी हमने आपको बताया था कि जैसे उनमें पोस्टुलेट्स में एक सवाल आया था कि शांत रेखा कौन सी थी यूक्लिड के हिसाब से। वैसे ही एक क्वेश्चन और आया था कि जो सिंधु घाटी की सभ्यता, अभी आपको बताया था मैंने 3000 BC के पोस्ट में देखा गया था, तो वहाँ पे खुदाई हुई, और खुदाई होने के बाद उसमें ईंटें निकली, और उन ईंटों को भी अनुपात दे बताया गया था, पूछा गया था कि बताओ वहाँ पे जो ईंटें मिली थी उनकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का क्या अनुपात था, तो वो था 4:2:1, यानी कि ये लंबाई अगर 4 यूनिट है तो चौड़ाई 2 यूनिट होगी और ऊंचाई 1 यूनिट है। तो इस प्रकार से उसको डिफाइन किया गया था। तो एक क्वेश्चन आया था, मुझे ये भी ध्यान आ गया, तो मैंने आप लोगों को शेयर किया। अब बात सुनो, तो ये हमारे पास बेसिक्स था जिसमें हम लोगों ने ज्योमेट्री में आपको क्या किया, इसके एग्जाम्स के बारे में बात कर ली और पोस्टुलेट्स के बारे में भी बात कर ली, फिर उसके बाद में क्या क्या यूज हुआ वो भी हमने बात कर लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, थोड़े से इन डिफाइंस को, जो भी इन इनके अंडर अनडिफाइंड टर्म्स को माना गया है, अनडिफाइंड टर्म्स को माना गया, वो कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले हमारे पास आता है इन अनडिफाइंड जो टर्म है उसमें आता है पॉइंट, ठीक है ना। तो इस प्रकार से देख सकते हो आप लोग। सबसे पहले तो ये चार्ट देखो, ये चार्ट देखो, ठीक है, जिसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका पूरे का, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने सभी को एक एक करके डिफाइन किया गया, ठीक है ना, इस चीज़ को, है ना। ओके, अब हम लोग क्या करते हैं, अब जैसे हमारे पास ये चीज़ें आई निकल के, ठीक है, और ये हमने आपको दिखाया कि इस प्रकार से ये वाली बातें थी कि यहाँ पे डायमेंशंस क्या है, इस प्रकार के पोस्टुलेट्स क्या होते हैं, ठीक है ना, इस प्रकार की बातें हुई, ठीक है, यूज करी, ठीक है। अब हमने आपको ये चार्ट भी दिखा दिया, चार्ट भी दिखा दिया, और इस चार्ट में आप लोगों ने देखा कि सभी पॉइंट जो अनडिफाइंड टर्म्स थे उनको हम लोग लिखा गया। ये ज्योमेट्रिकल कंसेप्ट होते हैं। सबसे पहले आता है आपका पॉइंट, लाइन आते हैं, लाइन सेगमेंट आता है, रे आती है, ठीक है ना, इस प्रकार की बातें होती हैं, ठीक है। तो चलिए, ठीक है, तो कुछ ज्योमेट्री के अंदर हम लोग को ना अनडिफाइंड टर्म्स भी पढ़ने के लिए मिलते हैं, और वो अनडिफाइंड टर्म्स कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है पॉइंट, क्या आता है, पॉइंट, ठीक है, इसे हम लोग बोलते हैं बिंदु, ठीक है, बिंदु, ठीक है। सबसे पहले हम लोग इसी की बात करते हैं। सो बिंदु, देखो क्या होता है कि भाई ज्योमेट्री में बहुत सारी थ्योरी है, और शुरुआत में थ्योरी का बहुत ज़्यादा यूज है, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करते हैं कि इनको थोड़ा सा बोल बोल के थोड़ा सा आप लोगों को समझा सकते हैं, ठीक है ना, या क्या करेंगे साइड में थोड़ा सा आपको किसी माध्यम से दिखा सकते हैं, ठीक है ना, तो जिससे हमें क्या है कि कम लिखना पड़े और वॉल्यूबल जो है वो कंटेंट मिल सके थोड़ा सा, है ना। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, सबसे पहले तो पॉइंट देखो, तो शॉर्ट में हम लोग समझते हैं कि पॉइंट क्या है, ये एक जीरो डायमेंशनल होता है, जीरो डायमेंशनल होता है। अच्छा, इस डायमेंशन सबसे पहले एक बड़े यहाँ पे आ गया डायमेंशन, डायमेंशन, ठीक है, डायमेंशन मिस होता है बिमाए, डायमेंशन मिस क्या होता है, बिमा, और डायमेंशन अगर हम करते हैं तो इसमें हो जाएगा बिमाए, ठीक ना। बिमाई क्या होती है, जैसे अगर हम इस बोर्ड को देखें, तो इस बोर्ड में क्या है, एक लंबाई है और एक इसके अंदर चौड़ाई है, एक लंबाई है और एक इसके अंदर चौड़ाई है, तो यानी कि इसके अंदर दो बिमाएँ हैं, क्योंकि एल और बी। अगर हम किसी सॉलिड को देखें, किसी सॉलिड को देखें अगर हमारे पास, तो देखो यहाँ पे लंबाई भी होती है, उसके साथ चौड़ाई भी होती है, और उसकी एक ऊंचाई भी होती है। तो यहाँ पे देखो 1, 2 और 3, यानी कि इसके अंदर 3D, यानी कि तभी हम लोग उनको चीज़ों को 3D बोलते हैं, इन चीज़ों को क्या बोलते हैं 2D, क्योंकि इसमें केवल 2 डायमेंशन है, ये कैसा है 3 डायमेंशन है, ठीक है। और वैसे ये क्या होता है 0 डायमेंशन, क्यों, क्योंकि इसके अंदर ना तो लंबाई होती है, ना चौड़ाई होती है, ना ऊंचाई होती है, एक प्रकार से हम लोग समझ सकते हैं, ठीक है। अब क्या होता है हमारे पास, एक कभी कभी आता है कि एक जीरो रेडियस का, एक जीरो रेडियस का सर्कल होता है, जो रेडियस मिस होता है त्रिज्या, सर्कल मिस होती है वृत्त, यानी कि ये जीरो त्रिज्या का एक वृत्त होता है, ठीक है। जैसे अभी हम लोगों को आगे सामने समझा रहे थे, तो हम लोगों को हम लोग डिफाइन करते हैं, ठीक ना। अब जैसे हमने पॉइंट बनाया, ठीक है, तो कहीं ना कहीं तो इसकी कुछ ना कुछ तो होगी, कुछ ना कुछ तो होगी, लेकिन हम क्या है कि अनडिफाइंड टर्म्स हैं, इनको अच्छी तरह डिफाइन करना नहीं पॉसिबल होता है, तो इन सारे अनडिफाइंड टर्म्स को हम लोग क्या करते हैं, एग्जाम्पल के रूप में ही समझते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल के रूप में समझते हैं कि यानी कि इस प्रकार से जिनका जीता जागता उदाहरण लेते हैं बस, और कोई चक्कर नहीं, ठीक है। अब समझ लो केवल पॉइंट है, ठीक है। अब क्या हुआ कि जैसे हमारे पास एक हमने बनाई आपके साथ लाइन, ये हमारे पास ये लाइन है, ठीक है, ये लाइन है।
अब लाइन क्या है, इसमें हमें क्या दिख रहा है, केवल लंबाई दिख रही है। देखो अगर हम इसको गौर से देखें तो लाइन दिख रहा है, तो यानी कि ये सबसे पहले तो ये वन डायमेंशनल है ना। तो इसमें केवल लंबाई होती है, और वो लंबाई जो होती है वो निश्चित नहीं होती है, एक फिक्स लेंथ नहीं होती है, एक फिक्स लेंथ नहीं होती। क्यों? क्योंकि इसको हम बहुत सारा मतलब फिक्स लेंथ नहीं होती है, क्योंकि इसको हम कई सारा बढ़ा सकते हैं, ठीक है ना। ठीक है। अच्छा, अब इसी के बाद अब हमने क्या किया, इसी लाइन में हमने क्या किया, इधर से कट दिया, इधर साइड से कट मार दिया। तो जैसे तुम कट मारोगे तो वहाँ पे एक पॉइंट फिक्स हो जाएगा, और ये इधर प्रकाश से चलेगा ऐसे। तो इसको हम लोग बोलते हैं ये रे है। इसको हमने इसका नाम दे, इसको लाइन है, लाइन, जैसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं रेखा, रेखा। और ये हमारे पास रे, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं किरण। क्या बोलते हैं? किरण बोलते हैं, ठीक है। अब बात सुनो, ये किरण हो गया, और ये भी कैसी होती है, वन डायमेंशनल होती है, वन डायमेंशनल होती है। और इसकी भी अगर हम लेंथ की बात करें तो इसकी भी लेंथ जो होती है वो फिक्स, इसकी जो भी लेंथ होती है वो भी फिक्स नहीं होती है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास आता है, अब हमने क्या किया, इधर से भी कट मार दिया, तो जैसे इधर से कट मारा तो हमारे पास इस प्रकार से निकल के आएगा, और इसको हम लोग बोलते हैं लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट, रेखा खंड, रेखा खंड, ठीक है, रेखा खंड हो गया ये। अब रेखा खंड है, ये भी कैसा होता है, वन डायमेंशनल होता है, क्योंकि इसमें भी केवल लंबाई लंबाई है, बस चौड़ाई ऊंचाई है नहीं कुछ। अब बात सुनो, और इसके बाद में इसकी अगर हम लेंथ की बात करें, इसकी हम लेंथ की बात करें तो ये कैसा होता है, ये फिक्स होता है। क्यों? क्योंकि हमने कह दिया 5 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, तो वो सारा क्या है, क्या है, एक फिक्स लेंथ हो जाएगी। तो अभी हम जितनी भी प्लान करते हैं, अभी आता है ये छोटा क्वेश्चन है कि हम लोग जो ड्रॉ करते हैं वो कैसा होता है, वो लाइन होती है, लाइन सेगमेंट होती है, रेखा खंड होती है, क्या होती है। तो हम लोग जो रचना के लिए, ये भी आता है आगे कंस्ट्रक्शन के लिए, तो वो कौन सा होता है, लाइन सेगमेंट, यानी रेखा खंड का हम यूज करते हैं किसी भी रचना को बनाने के लिए, किसी भी फिगर को बनाने के लिए, ठीक है ना। किसी भी प्रकार का पार्ट हो सकता है, वो किसके द्वारा बनाया जाएगा, लाइन सेगमेंट के द्वारा बनाया जा सकता है, ठीक है। तो ये हमारे पास वन डायमेंशन होता है। अब हम एक बात करते हैं प्लेन की, है ना। इस प्लेन, ये हमारे पास प्लेन होता है, तो प्लेन क्या है, प्लेन जैसे हम लोग समतल के भी समतल से भी जानते हैं, क्या होता है, समतल होता है, ठीक है, समतल होता है, ठीक है, समतल हो सकता है, पृष्ठ हो सकता है, ठीक ना, पृष्ठ हो सकता है। और ये हमारे पास कैसा, ये टू डायमेंशन होता है, इस ये टू डायमेंशन होता है, और इसकी भी लंबाई चौड़ाई फिक्स नहीं होती है। अगर बेशक ये टू डायमेंशन है, लेकिन इसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों ही फिक्स नहीं होती है, क्योंकि हम इसको ये, अगर हम प्लेन की अगर परिभाषा पे जाएं थोड़ा सा, तो प्लेन की जो परिभाषा होती है वो होती है कई सारी लाइन्सों का पास 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 होना, यानी कि इस प्रकार से, यानी कि एक लाइन ये ऐसे ऐसे करके लाइन का जो पास पास वाला पार्ट होता है बिल्कुल ऐसे ऐसे प्रकार के सपाट रूप से फैला हुआ होता है, ठीक है ना। अगर हम लाइन में बात करें, अगर लाइन की डेफिनेशन पे जाएं, तो ये लाइन क्या होता है, बिल्कुल छोटे 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 पॉइंटों को, यानी कि इस प्रकार से आपस में बनाते हुए एक लाइन खींची जा सकती है। ऐसे ये भी हो सकता है, ठीक है ना। लेकिन इधर ये फिक्स हो गया, लेकिन ये इधर तो चल रहा है, ठीक है। और इस पे भी कई सारे पार्ट्स हो सकते हैं, ठीक है ना, इस पे भी कई सारे पॉइंट हो सकते हैं, लेकिन अगर क्या है, एक प्रकार से किसी भी लेंथ के रूम में देखा जाए तो, ठीक है ना, ये चीज़ होती है। अब इसी के पास आता है हमारे पास सॉलिड, अगला आता है, क्या आता है, सॉलिड आता है, सॉलिड, ठीक है ना। एक ही हम एक बार में ही यूज कर सकते हैं इसको पूरा, ठीक है ना। सॉलिड ये कैसा है, ये 3D होता है, क्योंकि इसमें लंबाई भी होती है, चौड़ाई भी होती है, और ऊंचाई भी होती है, ठीक है ना। इसमें भी लंबाई चौड़ाई तो होती है, भाई लंबाई चौड़ाई होती है। यहाँ पे जो क्रॉस लगाया तो वो हमने ये बताया था कि लंबाई और चौड़ाई फिक्स नहीं होती है। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे भी अगर कोई ठोस है तो इसमें भी हम लोग क्या करते हैं, जब हम लोग सॉलिड किसी की कोई स्पेसिफिक लेते नहीं है, तो यहाँ पे भी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई को हम डिफाइन सीधे से नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन हमने कह दिया क्यूब, तो क्यूब कह दिया यानी कि इस घन, तो यानी कि वहाँ पे कहीं ना कहीं चीज़ें जो होगी वो एक फिक्स हो जाएंगी, है ना, क्योंकि इसकी लंबाई कैसी होती है, वो बराबर होती है ना, और चौड़ाई भी बराबर होती है, ऊंचाई भी बराबर होती है, तीनों आपस में कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। अब हमने घनाभ की बात कर दी, तो जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई आपस में एक दूसरे एक दो एक ना एक जो होगी, वो एक साइड जो होगी वो बराबर नहीं होगी, ठीक है ना, इस प्रकार की बात होती है। अब इस प्रकार से बात हमने इसके थोड़ी थोड़ी सी अनडिफाइंड टर्म्स के भी बारे में जान लिया। अब क्या कर सकते हैं, इन ये जो जितने भी हमने अनडिफाइंड टर्म्स पढ़े हैं, इन अनडिफाइंड टर्म्स पढ़े हैं, इनके कुछ टाइप भी हो सकते हैं क्या, या इनके अंदर की कुछ बातें हो सकती हैं, तो उनको हम लोग देखते हैं एक एक करके, ठीक है ना। अब अगर हम सबसे पहले बात करें पॉइंट की, तो पॉइंट जिसको हमने अभी दिखाया था बिंदु से, और इसकी डेफिनेशन क्या थी, अभी अनडिफाइंड टर्म के बारे में हमने पूरा समझ लिया। अब इस पॉइंट के बारे में क्या हो सकती है, सबसे पहले हमारे पास आता है कि कोई भी पॉइंट होगा, तो ये पॉइंट जो होता है वो एक लोकेशन का काम करता है, किसी भी लोकेशन को दिखाने के लिए, यानी कि ये पॉइंट यहाँ पे है, ठीक है ना, ये पॉइंट यहाँ पे है, तो इस प्रकार की बात हो सकती है। फिर दूसरा हमारे पास क्या निकल के आता है, कुछ प्रकार के पॉइंट होते हैं, जैसे सबसे पहला पॉइंट होता है कंकरेंट पॉइंट, कंकरेंट पॉइंट, ठीक है ना, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं संगामी बिंदु, संगामी बिंदु। अच्छा, अगर आप बात करें कि संगम की,
तो संगम क्या होता है, जहाँ पे तीनों नदियों का मिलन होता है वहाँ पे संगामी यानी कि वो संगम है, ठीक है ना। वैसे यानी कि कहाँ क्या होगा, यानी कि यहाँ पे भी कुछ ना कुछ मिल रहा होगा, और जहाँ पे मिल रहे होंगे जिस वाले पॉइंट पे, वही कहलाएगा कॉन्करेंट पॉइंट। तो सबसे पहले क्या होता है हमारे पास, यानी कि कुछ कुछ पॉइंट्स जो है वहाँ पे यहाँ पे डिफाइंड हो जाएंगे। जैसे ये कोई पॉइंट रहा और हमें मालूम है एक बिंदु से होकर कई अनंत रेखाएं खींच सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट है एक बिंदु से होकर एक अनंत रेखा खींच सकते हैं, मतलब किसी भी बिंदु से होकर अनंत रेखा खींच सकती है, ठीक है ना। इस प्रकार से कई सारी बिंदु की रेखाएं खींच सकती है, ठीक है ना। आप समझ सकते हैं, थोड़ा सा हम लोग को ये एकदम वहीं से नहीं जाना होता है, ठीक है। इस प्रकार के तो ये जो पॉइंट है, यही जो पॉइंट है यही कहलाता है कॉन्करेंट पॉइंट। और जितनी भी ये लाइंस निकलती हैं, इन लाइनों को हम लोग जानते हैं कॉन्करेंट लाइंस के बारे में। कॉन्करेंट लाइंस यानी कि संगामी रेखाएं, संगामी रेखाएं, ठीक है। तो सबसे पहले यानी कि ये हमारे पास क्या है, यानी कि कॉन्करेंट पॉइंट क्या होता है, जहाँ से जिस पॉइंट से होकर कई सारी लाइंस ड्रॉ मतलब निकलती हैं, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग को, कॉलिनियर पॉइंट। और जितनी भी ये लाइंस निकलती हैं उनको हम लोग बोलते हैं कॉन्करेंट लाइंस, ठीक है। अब हमारे पास जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है वो होता है कोलिनियर पॉइंट्स। कोलिनियर पॉइंट्स यानी कि हमारे पास इसको हम लोग बोलते हैं संरेखीय बिंदु, संरेखीय बिंदु। अब संरेखीय बिंदु क्या होता है, यानी कि दो से अधिक, यानी कि दो या दो से अधिक, मतलब दो से अधिक है ना, दो नहीं, दो से अधिक या तीन, दो से अधिक या तीन, यानी कि या तो हम दो से अधिक करते तब भी तीन की बात हो रही, या तीन हम की बात करें तो तीन है ही, है ना। तीन से अधिक है ना, दो से अधिक अथवा तीन या तीन से अधिक, तो जो भी पार्ट होते हैं वो तीन, तीन के बाद जो भी हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। तीन या दो से अधिक यानी कुछ भी बोल सकते हैं, आप लोग समझ सकते हैं, ठीक ना। तीन या दो से अधिक जो भी पॉइंट होंगे वो सारे अगर कभी एक लाइन पे है, ठीक है। मान लो हमारे पास ये रहा ये, और ऐसे हमने एक पॉइंट, इस पे दो दो पॉइंट है तब तो कोई नहीं, जैसे इस पे हमने पॉइंट मान लिया ये सी, हमने ये मान लिया पॉइंट डी, तो ये जब एक ही लाइन में होते हैं ये सारे पॉइंट्स, तो इन लोगों को हम बोलते हैं कोलिनियर पॉइंट्स हैं। यानी कि ए सी डी बी जो है वो कैसे है, संरेखीय बिंदु है, क्योंकि एक ही रेखा पर स्थित है, एक ही रेखा पर स्थित है। और ये जो लाइन होती है, ये जो लाइन होती है, ये लाइन होती है, इसको हम लोग बोलते हैं लाइन ऑफ कोलिनियरिटी। कोलिनियरिटी है ना, कि संगामी रेखा, बहुत सॉरी, संरेखीय रेखा है ना, संरेखीय रेखा है ना, ये है रेखा, संरेखीय रेखा, ठीक है ना। इस प्रकार की, तो नहीं कि ये प्रकार का हमारे पास ये रेखीय संरेखीय रेखा, और ये लाइन जो लाइन है ये जिस पे ये पॉइंट है तो वो कहलाती है लाइन ऑफ कोलिनियरिटी, ठीक है ना। अब बात सुनो, यहाँ पे अगर ये पॉइंट एक लाइन में ना होगे ऊपर नीचे, जैसे इस प्रकार के हमने पॉइंट दे दिए ये प्रकार के, ठीक है ना, ये पॉइंट हो गए। अब मान लो ये हमारे पास पॉइंट है ए, ये मान लो पॉइंट बी है, ये मान लो पॉइंट सी है, ये पॉइंट डी है, तो ये अब की बार एक लाइन पे नहीं है, तो इनको हम लोग बोलते हैं नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, ठीक है। यानी कि कैसे होंगे, असंरेखीय बिंदु, असंरेखीय बिंदु, असंरेखीय बिंदु, ठीक ना। तो इस प्रकार के जो पॉइंट होते हैं वो क्या कहलाते हैं, असंरेखीय बिंदु। एक सवाल आता है, एक सवाल बनता है हमारे पास कि अच्छा ये बताइए, अगर अगर जो पॉइंट है, अगर जो पॉइंट है वो एक, वो कोलिनियर पॉइंट्स हैं, वो कैसे पॉइंट है, कोलिनियर पॉइंट्स हैं, तो बताओ एक ट्रायंगल का एरिया जो है वो कितना होगा। अगर जो लाइन है मतलब जो पॉइंट्स हैं वो कोलिनियर पॉइंट्स हैं, तो बताओ उससे बनने वाला जो त्रिभुज है, अगर त्रिभुज है तो वो कैसा, उसका एरिया कैसा होगा। तो वो एरिया होता है है ना, यानी कि जिसको हम यानी कि त्रिभुज को बोलते हैं ट्रायंगल, ठीक है ना। तो उसका जो एरिया है यानी कि क्षेत्रफल, ठीक है, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। अब मान लो ये दो तीनों पॉइंट रहे ए बी और सी, अब ये एक लाइन में है, तो यहाँ से बताओ, सबसे पहले तो ये बताओ ये लाइन में है तो एक ट्रायंगल बनेगा, नहीं बनेगा। ट्रायंगल बनेगा, नहीं बनेगा। अगर ट्रायंगल बनेगा ही नहीं, कोई शेप बन ही नहीं रही है ना, तो वो उसका एरिया क्या होगा, उसका एरिया कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और बात सुनो, यहीं से एक और निकल के आता है, अगर संरेखीय बिंदु है तो जो हमारे पास ये पूरा वाला पार्ट जो होता है ए सी, वो बराबर होगा किसके, इन दोनों में से किसी के भी बराबर हो जाएगा, ट्वाइस के, ठीक है ना। तो ट्वाइस ऑफ ए बी, वो सॉरी ये जो है वो बराबर होगा किसके, ए वी प्लस बी सी के, ए वी प्लस बी सी के, ठीक है ना। ट्वाइस नहीं, वो तो मिड पॉइंट के लिए होता है जो हमने अभी पहले बताया था, ठीक है ना। अब बात सुनो, ये ए सी है वो किसके बराबर होगा, ए बी प्लस बी सी के। अगर हम उन दोनों इन पार्टों को जोड़ें और जोड़ने के बाद हमें पूरा वही मिल जा रहा है जो लाइन है, तो यानी कि हम कह सकते हैं कि वो जो लाइन है, वो तीनों जो पॉइंट है वो किसी एक लाइन पे स्थित है, तभी ऐसा हो रहा है, ठीक है ना। ये समझ सकते हो आप लोग। तो यानी कि जो इसके बारे में बात थी, छोटी छोटी बातें, वो भी हमने आपको इस सारे में बात की, ठीक है ना। अब इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या होता है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या होता है, बाइसेक्टिंग पॉइंट क्या होता है, तो जहाँ पे कोई मान लो दो पार्ट जो है वो आपस में काट गए, यहाँ पे काट गए, ठीक है, यहाँ पे काट गए, तो इसको हम लोग बोलेंगे इंटरसेक्टिंग पॉइंट, इंटरसेक्टिंग पॉइंट, इंटरसेक्टिंग पॉइंट, ठीक है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट। और ये जहाँ पे ये जो लाइन दोनों लाइनें काट रही हैं आपस में, ऐसी लाइनों को हम लोग बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस,
इंटरसेक्टिंग लाइंस। अच्छा, इसको हम लोग बोलें तो हम लोग हिंदी में बोल सकते हैं इसको प्रतिच्छेदन बिंदु। प्रतिच्छेदन बिंदु जहाँ पे ये काट रहे हैं आपस में, और इसको हम लोग बोलेंगे प्रतिच्छेदी रेखाएं। प्रतिच्छेदी रेखाएं, रेखाएं, ठीक है, ये कहलाते हैं। ठीक है, अब इसके बाद में हमारे पास जो भी बातें निकल के आती है पॉइंट के बारे में, और कौन सी बातें निकल के आएंगी, ठीक है ना, ये हमारे पास पॉइंट की बात चल रही है, ठीक है ना, इस पॉइंट के बारे में। तो हमारे पास एक पॉइंट और आता है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है कई सारा पॉइंट में। ये मान लो हमने एक ड्रॉ किया, ये हमारे पास एक, ठीक है ना, मान लो दूसरे कलर से दिखाते हैं पहले, क्योंकि उस पर ब्लैक पे चढ़ेगा नहीं। ठीक है, मान लो एक हमारे पास पॉइंट था ये ए, ये पॉइंट ए था, और इसी पर हमने क्या किया, एक बी बना दिया, एक बी बना दिया ऐसे। तो देख रहे हो कि इसी ए के ऊपर ही है बी, इस ए के ऊपर ही है बी। तो इस प्रकार के जो पॉइंट्स होते हैं ना, इस प्रकार के जो पॉइंट होते हैं, इन्हें हम लोग बोलते हैं को इंसिडेंट पॉइंट। को इंसिडेंट पॉइंट यानी कि हमारे पास कैसे होंगे, अगर को इंसिडेंट का मतलब क्या हो जाएगा हमारे पास, को इंसिडेंट पॉइंट का मतलब हो जाएगा हमारे पास यानी कि समपाती बिंदु, समपाती बिंदु, समपाती बिंदु। ठीक है, यानी कि कोइंसिडेंट पॉइंट क्या कहलाते हैं, संपाती बिंदु कहलाते हैं। यानी कि जब एक ऊपर एक के ऊपर है ना, हम लोग गांव की भाषा में बोल सकते हैं इसको तरा ऊपर, ठीक है ना, जब यानी कि एक दूसरे के ऊपर रखे हुए होते हैं तो ऐसे पॉइंटों को हम बोलते हैं कोइंसिडेंट पॉइंट। ठीक है, कैसे, तरा ऊपर, ठीक है, अब कैसे भी समझ लेना आप। ठीक है, तो ये कहलाते हैं कोइंसिडेंट पॉइंट्स कहलाते हैं। ठीक है, संपाती रेखाएं वो संपाती बिंदु कहलाते हैं। ठीक है ना। अच्छा, अभी हम लोग संपाती रेखा निकल गया मुँह से, तो संपाती रेखा क्या हो जाएगा, जब एक ही रेखा के ऊपर दूसरी रेखा चली जाएगी तो वो संपाती रेखाएं हो जाएंगी। कैसी रेखा हो जाएगी, संपाती रेखाएं हो जाएंगी। ठीक है, अब यानी कि जो हमारे पास छोटी छोटी बातें थी जो पॉइंट के बारे में, पॉइंट क्या है, यानी कि पॉइंट एक जीरो डायमेंशनल वाला फिगर होता है ना, यानी कि इसके अंदर जो है वो रेडियस बिल्कुल जीरो होती है ना, यानी कि इसी प्रकार की छोटी, ये लोकेशन का काम करता है किसी भी दिखाने के लिए। कॉन्करेंट पॉइंट क्या होता है, जिस पॉइंट से कई सारी लाइन्स निकलती हैं और उन लाइनों को बोलते हैं कॉन्करेंट लाइन। जब एक से ज़्यादा मतलब दो से अधिक या तीन पॉइंट जो है आपस में एक तीन हो या तीन से अधिक हो, फिर यानी कि दो से अधिक मान लो जितने भी हो जाए, फिर वो सारे जितने पॉइंट एक लाइन पर अगर ड्रॉ हो रहे हैं, एक लाइन पर ही बनाए जा रहे हैं, तो ऐसे पॉइंट कहलाते हैं कोलिनियर पॉइंट्स। और वो लाइन जो होती है वो कहलाती है लाइन ऑफ कोलिनियरिटी। इसी प्रकार से अगर वही पॉइंट जो है आपस में बिखर जाए, एक दूसरे के बराबर ना हो, मतलब किसी एक लाइन पर ना होकर इधर उधर हो, तो उनको हम बोलते हैं नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। ठीक है, अब जैसे नॉन कोलिनियर पॉइंट्स आए तो दो बातें निकल के आते हैं, बोलिए कोलिनियरिटी से एक दो पॉइंट निकल के आते हैं पास, कि अगर कोई भी कोलिनियर पॉइंट्स है तो उनके द्वारा जो ट्रायंगल का एरिया होता है वो जीरो होता है, और अगर हम पूरे की बात करें यानी कि उसके पूरे पार्ट को अगर हम जोड़ें तो वो उनके पार्टों के मिलने के बराबर हो जाती है पूरी लाइन। ठीक है ना। अब इसी प्रकार से हम लोगों ने इंटरसेक्टिंग पॉइंट यानी कि जहाँ पे कहीं भी एक दूसरे को काटते हैं तो वो कहलाता है हमारे पास इंटरसेक्टिंग पॉइंट। और भाई इंटरसेक्टिंग जो लाइन्स है यानी कि जो लाइन्स आपस में एक दूसरे को काट रही हैं वो कहलाती है इंटरसेक्टिंग लाइन। और कोइंसिडेंट पॉइंट कहते हैं यानी कि एक दूसरे के ऊपर रखा, यानी कि जब ए इधर से देखा जाए तो ए देखे हो, मतलब बी दिखे, और उधर से देखा जाए तो ए दिखे, लेकिन एक दूसरे से देखने के बाद एक साइड से दोनों पॉइंट ना दिखाई दे। अब ये जैसे इंटरसेक्ट अभी हमने बताया था, अगर यही इंटरसेक्टिंग पॉइंट अगर ऐसा हो इंटरसेक्टिंग पॉइंट कि ये इसको बराबर कर दे, ये इसको बराबर कर दे, तो वही इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या कहलाता है, बाइसेक्टिंग पॉइंट कहलाता है, यानी कि एक दूसरे को बराबर बराबर पार्ट्स में डिवाइड भी कर रहा है। ठीक है ना, ये तो ये भी समझ सकते हैं। अभी हमने इंटरसेक्ट और बाइसेक्ट की बात की थी। अब ऐसे लाइन से भी कोई बात निकल सकती है, लाइन से भी कोई बात निकल सकती है। तो लाइन से कौन कौन सी बात निकल सकती है, सबसे पहले अब जो बातें निकलनी थी वो यहाँ पे ही खत्म हो गई। कैसे कि कॉन्करेंट लाइन्स क्या होती हैं, संगामी रेखा जो कई सारी रेखाएं एक ही पॉइंट से होकर निकलती हैं उन्हें हम संगामी रेखा बोलते हैं। इंटरसेक्टिंग लाइन्स होती हैं क्या, जो एक किसी एक पॉइंट पे काटे तो वो इंटरसेक्टिंग लाइन्स कहलाती है। अब यहाँ पे एक बात और सुनो, यहाँ पे एक बात सुनो कि जो इंटरसेक्टिंग लाइन्स होती हैं, इंटरसेक्टिंग लाइन्स होती हैं और कोई सी भी लाइन हो अगर वो काट रही है तो मैक्सिमम एक ही पॉइंट पे काट सकती है, बस एक से ज़्यादा पॉइंट पे नहीं काट सकती। कैसे, अब मान लो हमारे पास एक लाइन ये रही और एक लाइन हमने और कटवाई, ठीक है, इसको, और हमने दो पॉइंट से निकालना, तो बताओ ये एक लाइन रही नहीं रही, एक ऐसा हो गया, एक कर्व टाइप का हो गया, तो ये लाइन ना रह के क्या हो जाएगा, कर्व हो जाएगा। तो ये दो पार्ट्स पे नहीं काट सकता, यानी कि इंटरसेक्टिंग लाइन जो है वो मैक्सिमम एक पॉइंट पे काट सकती है अगर इंटरसेक्टिंग लाइन्स हैं तो। इंटरसेक्टिंग लाइन्स हैं तो अब कहोगे कि सर अभी आपने बताया कोइंसिडेंट लाइन्स, कोइंसिडेंट लाइन्स हम लोग यहीं पे बना लेते हैं, कहीं ना कहीं ड्रॉ कर लेते, चलो मान लो इसके नीचे बना दिया हमने, मान लो सबसे पहले हमारे पास एक लाइन ऐसी निकल गई, ठीक है ना, एक लाइन ऐसी निकल गई, और इसी के ऊपर से हमने कोइंसिडेंट लाइन्स बनानी है, तो हमने क्या किया, इसी के ऊपर से दूसरी लाइन भी हमने ड्रॉ कर दी, ठीक है, थोड़ा सा ऐसी दूसरी लाइन जो भी इसी के ऊपर से होकर निकल गई, तो ऐसी लाइनें क्या कहलाती हैं, कोइंसिडेंट लाइन्स कहलाती हैं। अब सर आपने कहा कि एक ही पॉइंट पे काटेंगे, अब ये देखो ये तो हर जगह काट रही है, ये तो हर जगह काट रही है, हर जगह काट रही है, यानी कि इसके तो बहुत जगह पॉइंट मिल जाएंगे। हाँ बिल्कुल मिल जाएंगे, लेकिन ये भी तो सुन लो, कोइंसिडेंट नहीं बोल रहा मैं बोल रहा हूँ इंटरसेक्टिंग लाइन्स। अगर दो लाइनें इंटरसेक्ट कर रही हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, प्रतिच्छेद कर रही हैं, प्रतिच्छेद कर रही हैं, तो वो एक ही पॉइंट पे करेंगे। अगर वो कोइंसिडेंट है तो वो हर जगह पे करेंगे, ठीक है ना, ये समझ सकते हो। जहाँ तक यही वाला केस बनता है, ये अगर होगा तो वो लिख के देगा, ठीक है।
अब यहाँ पे क्या लाइन ऑफ कोलिनियरिटी क्या होती है समझ ही चुके हैं, यानी कि जिस पे लोग कोलिनियर पॉइंट्स स्थित होते हैं वो लाइन लोग कोलिनियर पॉइंट्स कहलाते हैं, ठीक है ना। अब जिगजैग लाइन क्या होती है, टेढ़ी मेढ़ी लाइन है। और हाँ बात सुनो, एक बात और, लाइन अगर हम कभी भी लाइन की बात करेंगे तो वो लाइन जो होगी वो स्ट्रेट ही लाइन होगी, यानी कि सरल रेखा होगी। सरल रेखा का मतलब क्या हो गया, यानी कि बिल्कुल सीधी सरल, यानी कहीं भी झुकाव नहीं होगा, बिल्कुल एकदम सीधी जा रही होगी। जैसे ये स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। कैसी लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। और कहीं भी अगर लाइन की बात कर रहे हो तो वो सरल रेखा, स्ट्रेट लाइन की बात कर रहे हो, सीधी रेखा के बारे में बात कर रहे होंगे। अब क्या होगा हमारे पास, जैसे हमारे पास और निकल के आया, हमारे पास क्या निकल के आया कि यानी कि हमने लाइन की बात कर ली, उनकी कौन सी लाइन हो सकती है, तो जिगजैग लाइन्स हो सकती हैं, कर्व लाइन्स हो सकती है। अब कर्व क्या होगा, यानी कर्व तो लाइन नहीं बोलेंगे, कर्व्ड वाला पार्ट तो अलग ही चलता है, सिंपल कर्व है, क्लोज कर्व है, अलग अलग वाले पार्ट जो है वो कर्व के रूप में आते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास कर्व वाला पार्ट होता है। और हमारे पास अगर बढ़ेंगे थोड़े से तो ये हमारे पास लाइनें हमने पढ़ी ली हैं। पहले लाइन्स अभी हमने इससे पहले ही बता दिया आपको, पहले लाइन्स क्या होती हैं, बे रेखाएं जो एक दूसरे को कहीं भी नहीं काटती, तो वो क्या कहलाती हैं, पहले लाइन्स कहलाती हैं, पहला लाइन्स कहलाती हैं। और वो एक दूसरे को काट रही हैं, है ना, और जो उसके ऊपर से काट जाती है ना, इस प्रकार की जो लाइन है, इस प्रकार की लाइन थी ना, इसको हम लोग क्या बोले थे, ट्रांसवर्सल लाइन बोल रहे थे। क्या बोल रहे थे, ट्रांसवर्सल लाइन। वो ट्रांसवर्सल लाइन तब बोलते हैं जब पहले लाइन्स को काटे। अगर केवल ऐसी लाइन है तो हम इसको लाइन को बोलेंगे स्लैंट लाइन्स। स्लैंट लाइन कैसी बोलेंगे, स्लैंट यानी कि त्रियक, है ना, त्रियक, वो तिरछी, तिरछी रेखा, तिरछी रेखा। या हम इसको ऑब्लिक भी बोल देते हैं भाई। देखो अगर आपने देखता हो कि ऑब्लिक अथवा दिखाने के लिए ए अथवा बी, है ना, तो ये जो ऑब्लिक का साइन लगा तो ये भी तो इसी प्रकार की लाइन होती है ना। तो इस प्रकार से हम लोग बात समझ सकते हैं। अब हमारे पास लाइन के बारे में बात हो गई। लाइन, रे, रे कुछ नहीं, रे हमारे पास जो है रे और लाइन सेगमेंट दोनों एंगल को बनाने का काम करती हैं, जबकि लाइन नहीं करती है, ध्यान रखियो, ठीक है। तो लाइन सेगमेंट, ठीक है, और हमारे पास रे जो है वो किसी एंगल को बनाने का काम करती हैं, ठीक है। अब क्या है कि कहीं भी आपस में जो है, अगर ये देखो यहाँ पे भी ये देखो पॉइंट है, यहाँ पे ये भी देखो पॉइंट है, ये सारे पॉइंट्स हैं, ठीक है ना, यहाँ पे भी ये सारे पॉइंट्स हैं। अब ये वाले पॉइंट्स जो है हमारे पास मिलके बन गए हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा एक वर्ड आता है हमारे पास, जब हम लोग एंगल पढ़ रहे होंगे, है ना, तो हम लोग देखेंगे थोड़ा सा एंगल के बारे में, तो हम समझ सकते हैं। तो लाइन सेगमेंट क्या है, लाइन सेगमेंट एक फिक्स है जो कंस्ट्रक्टिंग के काम में आती है, कंस्ट्रक्ट करने बनती है, जितने भी डायग्राम बनते हैं वो सारे लाइन सेगमेंट के द्वारा बनते हैं। रे क्या करता है, रे का काम किसी भी डायरेक्शन को दिखाने का काम करता है, यानी कि ऐसे हम दिखाएंगे कि यानी कि इस तरफ जा रही है ये लाइन, तो वो हम डायरेक्शन दिखाने का काम करते हैं रे द्वारा। पॉइंट से लोकेशन को दिखाते हैं, है ना, ये वाली बातें हो जाती हैं। अब पहले लाइन्स को हम लोग थोड़ा सा बाद में देखेंगे जब हम लोग एंगल्स के बारे में अच्छे से पढ़ चुके होंगे, ठीक है ना। तो एंगल्स के बारे में थोड़ा सा जो है वो हम काफ़ी सारा यूज करने वाले हैं, तो सिस्टम भी यूज़ करने वाले हैं, मतलब सिस्टमेटिक मैनर्स में भी यूज़ करने वाले हैं कि उसको दिखाने के, क्योंकि हम लोगों ने बहुत सारा इसमें पार्ट्स में जो यूज़ किया, यानी कि पॉइंट क्या है, पॉइंट के बारे में क्या है, लाइन्स क्या होती हैं, लाइन सेगमेंट क्या होते हैं, उनके क्या क्या टाइप हो सकते हैं, किस किस के लिए हमें यूज़ करना पड़ता है। तो ये सारा हमने लोगों ने आज के वीडियो में जो है वो कवर कर लिया। अब अगला जो हमारे पास वीडियो जो आएगा वो किसी एक, मतलब हमारे पास पार्टिकुलर जो चीज लाइन है इस एंगल पे हम लोग बात करेंगे। इसके बारे में बीच में है छोड़ा थोड़ा थोड़ा, लेकिन वो हम लोग एक सिस्टमेटिक वे में ही स्टार्ट करने वाले हैं, जिससे कोई ज़्यादा मेरा लॉस भी ना हो और कई सारे पार्ट जो है हम लोग आपस में कवर भी करते हुए चले जाएं, ठीक है। तो आशा करते हैं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, और हमें शेयर करके थोड़ा सा कमेंट करके बताएं कि किस प्रकार से आपको चीज़ें जो है वो अच्छी लग रही हैं। और इसको शेयर से ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड कीप रीडिंग।